यस। गुड इवनिंग। नमस्ते जी। राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम आरपीएससी क्रैक सीरीज के फिजिकल केमिस्ट्री के जिस चैप्टर पे बात करेंगे उस पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन पर। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री को करते समय बेसिकली ये लिक्विड सॉल्यूशन है, अभी हम चर्चा कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करते समय एक डिस्क्लेमर है आपसे भी, जो ऑनलाइन बच्चे जुड़ रहे हैं। ऑफलाइन वालों को पता है कि जो बायोलॉजी वाला बच्चा है उसको लगता है कि न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन है, और यही हम आपको कहना चाहते हैं, न्यूमेरिकल ही अपनी जान बनेंगे। यही वो है जो राजस्थान में आपको लीड पे लेके जाएगा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि मुझे कंसेप्ट समझ में आ जाए और कंसेप्ट को अप्लाई करना आ जाए। तो जो पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ वीडियो नहीं देखिए, आप कॉपी पेन अपने साथ लीजिए और मेरे साथ साथ इसमें चलिए। जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हैं ऐसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉपी पेन अपने साथ ले लीजिए। पहला। दूसरा, जैसे मान लीजिए मुझे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सपोज, और मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी। अब बायोलॉजी वाले बच्चे के साथ इशू क्या है कि उसको लगता है कि सर आप इसको प्लीज़ काट के ऐसे लिखिए, तब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा तसल्ली आती है। बस यहीं पर अंतर है, एक एवरेज बच्चा और एक रिजल्ट गिविंग बच्चा। देखो बेटा, ये 2 से 4 2 बार कटेगा, चाहे यहाँ काट लो, चाहे आप अपने कमरे में काट लीजिए, और चाहे एग्जाम के टेबल पे काट लीजिए। एवरेज बच्चा पूरी एनर्जी सिर्फ इस पे लगाता है, दिस दिस दिस। लेकिन आप जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो हैं, जो रिजल्ट देने वाले हैं, उनको क्या दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। इंपॉर्टेंट है सर ऊपर 4 नीचे 2 कैसे आया। पूरी कंसंट्रेशन इस पे लगाना कि ये ऊपर 4 कैसे लिखा, नीचे 2 कैसे लिखा, कौन सी कैलकुलेशन लगाई, कौन सा फॉर्मूला लगाया। मेरे वर्ड्स पहुंच रहे हैं आप तक, समझ पा रहे हैं आप? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी वाला बच्चा जहां पैनिक करता है, बस उसी को ईज कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, फॉर्मूला लगाना, उसको अप्लाई करना और फिर उसको आंसर निकालना। आई होप आप मुझसे सहमत होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे। तो ये सॉल्यूशंस जिस पे हम अभी लिक्विड सॉल्यूशन पे बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आखिर ये है क्या। तो देखो, 2 चीजें हैं जिनको हम मिला के कहेंगे। एक है बेटा सॉल्यूट, जिसको हम बोलते हैं विलय, और इसमें अगर एक मिला हुआ हो सॉल्वेंट, जिसको हम कहते हैं विलायक। यानी विलय और विलायक, क्या इन दोनों से ही विलयन बन जाता है? नहीं, एक शर्त और है, इनका समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण का मतलब है होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर ये होना चाहिए। यानी किसी भी विलयन के लिए 3 बातें होनी चाहिए। आपके पास 3 बातें होनी चाहिए। क्या? कि एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, और एक होना चाहिए आपके पास होमोजीनस मिक्सचर। अब सबसे पहले बात आती है कि ये होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास 1 गिलास पानी है और उस 1 गिलास पानी में मैंने नमक डाल दिया, या मान लीजिए मैंने पोटेशियम साइनाइड, जो सबसे खतरनाक जहर है, आयनिक कंपाउंड है, पानी में घुल जाएगा, मैंने घोल लिया और आपसे कहा कि बेटा ऊपर ऊपर से पी लो, थोड़ी देर रख लो, फिर ऊपर ऊपर से पी लो। क्या आप पिएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर, चाहे ऊपर से पिए चाहे नीचे से पिए, पूरे में उस जहर का समान कंपोजिशन घुला हुआ है, तो हम कहीं से भी पिए तो वो हमारी आखिरी घूंट होगी, है ना? अब अगर केस नंबर 2 देखूं, मैंने कहा 1 गिलास पानी लीजिए और उसके अंदर आप मिट्टी डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से हिलाओ और थोड़ी देर छोड़ दो। थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैंने आपसे कहा ऊपर ऊपर से पी लीजिए।
तो क्या आप पी लेंगे? तो आपने कहा हाँ सर। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता है मिट्टी नीचे जम गई और प्योर पानी ऊपर रह गया। व्हाट डज इट मीन? जो मिट्टी और पानी का मिश्रण था वो प्योर सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसमें पूरे पानी में मिट्टी की सांद्रता एक जैसी नहीं है। लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं होमोजीनस मिक्सचर, नमक को पानी में घोलना या पोटेशियम साइनाइड का जो मैंने पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया, वहां हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों उसको नहीं पिएंगे हम? क्योंकि हमें पता है पूरे विलयन में उसका संगठन यानी उसकी सांद्रता समान है। यानी थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन या कंपोजिशन रिमेन सेम। यानी उसके संगठन या सांद्रता में कोई अंतर नहीं आता है। यह है होमोजेनस मिक्सचर। आई थिंक आपके पास पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। अब आइए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। तो पहले हम वो जो ट्रेडिशनल बात करते हैं, सॉल्यूट कौन है जी? जो घुलता है। सॉल्वेंट कौन है जी? जो घोलता है। ये डिसॉल्व होता है और ये इसको डिसॉल्व करता है। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्यूशन है? तो हम इसके लिए एक लैंडमार्क बनाते हैं। सॉल्यूट कौन? जो कम मात्रा में उपस्थित है। कम मात्रा में, कम मात्रा में यानी कि लेसर अमाउंट में। कम मात्रा, या इसको कहूं अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में यानी कि लार्जर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में। अब यहां पर आपको कुछ कंसेप्ट पे बात करनी है। यहां अंतर आता है। देखो, मैंने आपसे कहा कि सुनो, मेरे पास 180 ग्राम यूरिया है और साथ में मेरे पास है 90 ग्राम पानी। ठीक है? और मैंने आपसे पूछा है कि बताइए जी कि इसके अंदर कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। बस यही जल्दी नहीं करनी है, तसल्ली रखो आराम से। मैं बार बार अपनी क्लास में दोहराता हूं, जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। आरपीएससी है ना बेटा, इंटेलिजेंसी का खेल नहीं है। इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे जल्दबाजी करते हैं और वहीं गलतियां होती हैं और वो गलती ही आपको मैथ से बाहर ले जाती है। आरपीएससी बेसिकली क्या है? धैर्य की कहानी है। पेशेंस रखो, कंसेप्ट को पकड़ो और फिर कंसेप्ट को अप्लाई करो। अब इससे पहले कि आप यहाँ लिखें, हम पहले ही चर्चा कर लें कि देखो 180 ग्राम यूरिया में एवरेज बच्चा जवाब देता है हाँ जी साहब, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये मेरा विलय हो गया। यही समझना है बेटा। 180 ग्राम यूरिया और 90 ग्राम पानी में मैंने कहा जी ये विलायक है और ये विलय है। अब प्रश्न उठा, सर अभी तो आपने कहा था जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो वो विलय होगा, जो कम मात्रा में जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो विलायक होगा, जो कम मात्रा में उपस्थित हो विलय होगा। तो फिर आपने ऐसे कैसे लिखा? अब बहुत इंपॉर्टेंट पहला कंसेप्ट जो सीखना है, मात्रा यानी अमाउंट हमेशा। ये हमेशा का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा मतलब हमेशा, बोले तो हमेशा, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी भी कंडीशन में ये वाला नियम परिवर्तित नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है, सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि वो कभी हो सकता है 100 साल बाद कभी पश्चिम में जाएगा, नहीं। हमेशा का मतलब हमेशा। ऐसे ही यहां पकड़ो, जब भी आपको अमाउंट पे कंपेयर करना है ना बेटा, तो वो हमेशा मोल्स में करना है। अमाउंट हमेशा मोल्स में लेना है। मोल पर बात करो तब अमाउंट पे बात करना।
क्या मैंने लिखा कि जो मात्रा है या अमाउंट है वो ग्राम में तुलना करनी है? नहीं। क्या मैंने लिखा आयतन में तुलना करनी है? नहीं। तो फिर किस में तुलना करनी है? मोल में तुलना करनी है। नोट डाउन किया कि मात्रा का कंपैरिजन हमेशा किससे होना है बेटा? मोल से होना है। तो यहां देखो मोल कैसे बनाते हैं। मोल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें पूरा मोल कंसेप्ट डिस्कस भी करना है स्टाइक्योमेट्री के साथ। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन में देता हूं। मोल जो है ना बेटा, वो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, पदार्थ की मात्रा बताने की एसआई यूनिट है। हम पदार्थ की मात्रा बताते हैं मोल्स में। एक मोल का मतलब है अवगाद्रो संख्या के बराबर स्पीशीज। सर हम समझ नहीं पाए। सुनो, जैसे मैं कुछ संख्या बोलूंगा और आपके दिमाग में एक पिक्चर उभर के आएगी। मैंने कहा 1 दर्जन, तो दिमाग में क्या आया? 12 नंबर आ गया। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं अर्धशतक, तो क्या आया? 50। मैंने कहा सेंचुरी, तो क्या आया बेटा? 100। इसी तरह से मैं कहूं एक मोल, मोल का मतलब है अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो नंबर का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतनी स्पीशीज। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास एक मोल पेन है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मेरे पास अवगाद्रो नंबर के बराबर पेन है। कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 23 बहुत बड़ा नंबर है बेटा। तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये जो मोल है ना, ये बड़ा अनमोल है। मोल बड़ा अनमोल है। कैसे है अनमोल? मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मेरी स्टूडेंट थी जो ग्रेड 1 की तैयारी करती थी, एंड शी वॉज पोस्टेड इन ग्रेड 3। उन्होंने, जब क्लास का लास्ट दिन होता है तो हम इंटरेक्शन करते हैं, आप कहाँ से हैं, एम्बिशन क्या है। तो जब अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं तो वो डाइस पर आई और उन्होंने कहा सर मैंने अपने स्कूल में ऐसी व्यवस्था देखी है, वो वेस्टर्न राजस्थान से बिलोंग करती थी, कि जब बच्चा स्टाफ रूम में वहाँ से घुसता है, 9th का बच्चा, तो इधर से टीचर बाहर निकल जाता है दूसरे गेट से। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि वो बच्चा मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जैसे घर का बड़ा समझाता है, पैसा हर कोई कमाएगा बेटा, बाय हुक एंड क्रुक, क्योंकि आपको आजीविका चलानी है। पर यश कमाना हर किसी के भाग्य में नहीं है। अगर यश कमाना चाहते हैं तो चाहे ग्रेड 2 के बच्चे हों चाहे ग्रेड 1 के, बहुत आराम से सुने। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी यशोगाथा गाएंगे। उनमें से एक है मोल। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को अगर आपने अच्छे से मोल पढ़ा दिया, आपने 2 बातें करी। पहला, आपका यश चारों दिशाओं में जाएगा, इससे कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आपने एक ऐसे बच्चे में ऊर्जा भरी है जो सपने देखता है आगे बढ़ने के, ऊंचे उड़ने के। आपने अगर किसी भी एक व्यक्ति के हाथ से भी फावड़ा या कुदाल छुड़ाकर और उसके हाथ में कलम थमा दी, समझ लो आपकी पीढ़ियां तर गई और आपने अपने हिस्से का भारत निर्माण कर दिया है। यही तो करना है बेटा हमें। आप जो यहां से आज सीख रहे हैं, अगली पीढ़ी को डिलीवर करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा किया तो आप ही सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो यहां ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मोल कंसेप्ट पे अच्छी पकड़ बनाएं, जो ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको 9th-10th को मोल पढ़ाना है, जो ग्रेड 1 की तैयारी करनी है उनको 11th-12th को मोल पढ़ाना है। तो मोल पर हम अच्छे से पकड़ रखें। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। आज तक आपने कोई कंसेप्ट पर बहुत अच्छा काम नहीं किया, आपके समझ में नहीं आया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आना चाहिए। इस प्रण के साथ बैठें कि आज जो मैं सीख रहा हूँ ये यहाँ से लेके जाऊँगा, मैं इसको अप्लाई करूँगा, और फिर हम इस तरह से प्रोग्रेस करेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब रिजल्ट देंगे। तो एक मोल में इतनी स्पीशीज होती हैं। मोल का एक फार्मूला है भाई, बहुत सारे फार्मूले हैं। मान लीजिए मैं एक फार्मूले पे ही चर्चा कर रहा हूँ कि ये काम नहीं कर रहा, इधर करता हूँ। मोल का एक फार्मूला है क्या? जो भी कंपाउंड आपको दिया है उसका आप ग्राम में भार निकाल लो। मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, ग्राम में भार निकाल लें, और उसका हम मोलर द्रव्यमान उस पदार्थ का
मोलर द्रव्यमान, यानी जिसको ग्राम पर मोल में हम लिखते हैं, या उसको अणुभार भी बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में। भार बटे अणुभार, ग्राम में भार डिवाइड बाय उसका मोलर द्रव्यमान, इससे हम मोल निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट चूंकि यहाँ हमें मुझे मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो मैं इस तरह से मोल की बात करूंगा। ठीक है क्या? ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएं आप। यहाँ हमने देखा था कि मुझे इसके मोल निकालने हैं। यूरिया के मोल निकालिए जी। मोल कैसे निकालेंगे? 180 ग्राम, ग्राम में भार। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NH2, यहाँ लिखता हूँ NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14 और 2 60। देखो ये सब हम सीखेंगे कि कैसे सर आपने बताया नाइट्रोजन का 14 है, ये एटॉमिक मास आपने कैसे निकाला, ये हम सब सीखेंगे। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं यहाँ पर मोल निकालूं। तो एक बार मान लेते हैं कि आप 11वीं कक्षा पास हैं। आई नो आप हैं, एक बार मान लेते हैं। तो ये टोटल हम आपको करना सिखाएंगे। अभी मुझे याद है तो मैंने इसका अणुभार लिखा है जी 60। इसी तरह से पानी का निकालो। तो पानी का हमने मोल निकाला, कितना आया बेटा? 90 डिवाइड बाय 16 और 2 18। आई होप आप मोल निकाल पाएंगे। तो देखो जरा, यहाँ से हमने इसको कट किया तो ये आया 3, और यहाँ से कट किया तो आया 5। अब बताओ इन दोनों में से किसकी मात्रा ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है 3 से बड़ा, इसलिए पानी को हमने यहाँ क्या लिखा है? विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा है और जिसकी कम है उसको क्या लिखा है? विलय। आई होप आपके पास ये पहला कंसेप्ट आया होगा। पेन छोड़ दीजिए एक बार। छोड़ो, फिर से सीखो। देखो आपको लिखने का अलग से टाइम दिया जाएगा। हम पहले क्लास में सीखने बैठे हैं कि ये क्लास, देखो क्लास में जब बच्चे आते हैं दो तरीके मेंटालिटी से। एक, मुझे आज क्लास जाना है, बैग उठा के जाना है, क्लास ली, बैग में कॉपी बंद करी, वापस आ जाना है। एक जो ये सोच के जाता है आज क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ अलग सीखने को मिलेगा जो मैंने अब तक नहीं पढ़ा, या नए तरीके से सीखने को मिलेगा। तो बस इतना अटेंटिव होके जाइए, जिनके भी पास आप पढ़ रहे हैं श्रद्धा भाव रखिए और विश्वास रखिए कि वो मुझे भरेंगे। तो अगर हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब आप पहले से भरा हुआ ना हो। आप कोशिश करें कि आपको बहुत कुछ भी आता है, लेकिन जब आप कक्षा में आ गए तो एक बार आप समर्पण करें कि गुरुजी जो मुझे बता रहे हैं, हो सकता है पूरी क्लास में बोली हुई एक लाइन ऐसी हो जो एग्जाम टेबल में मेरे काम आ जाए। और मैं बार बार कहता हूं, मेरे द्वारा कहे गए वर्ड्स एग्जाम में कान में गूंजेंगे। हर बार आपको ऐसा लगेगा कि सर ही सामने से बोल रहे हैं जब जब पेपर खुलेगा। तो हम सीखते हैं, हमने कंसेप्ट बनाया, सुनो। विलयन का मतलब है विलय और विलायक का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? होमोजेनस मिक्सचर जिसमें पूरे विलयन में कंपोजिशन या सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो सेम रहे। विलय कौन? जो घुलता है। विलायक कौन? जो घोलता है। कौन घुलता है जी? जो कम मात्रा में उपस्थित हो। कौन घोलेगा? जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने कंसेप्ट आज सीखा है कि ये जो मात्रा है, क्या ये ग्राम में मात्रा है जिससे तुलना करूंगा? क्या ये आयतन में मात्रा है जिससे तुलना करूंगा? तो फिर किस में है? मोल में मात्रा है। यानी मुझे वो किसी भी यूनिट में दो अलग अलग कंपोनेंट दे दे, मुझे पहले उसके मोल बना लेने हैं और मोल बनाकर तुलना करनी है। जिसके मोल कम है वो विलय रहेगा, जिसके मोल ज्यादा है वो विलायक रहेगा। आई होप मेरे वर्ड्स आप तक पहुंच गए हैं। आगे चलें हम। अच्छा, एक छोटी सी बात और, मैं अक्सर जैसा क्लास में कहता हूं, केमिस्ट्री केवल एक सब्जेक्ट नहीं है बेटा, जीवन का दर्शन भी है, जीवन की फिलॉसफी भी है, कुछ सिखाती है। देखो ध्यान से, जिसका मोल कम है ना बेटा, वो हमेशा घुलता है। वो हमेशा घुलता है। कौन? जिसका मोल कम है। बात बहुत गहरी है। अपना मोल बढ़ाओ। जब तक अपना मोल कम रहेगा ना, इस दुनिया में ना तो कोई सुनेगा ना कोई पूछेगा। तो मोल बढ़ाओ, मेरा मोल बढ़े। और मोल कैसे बढ़े? सिर्फ एक चीज जो पीढ़ियां बदल सकती है, कलम। मत भागो इससे, उठाओ इसको और पीछे पड़ जाओ इसके। देखो,
मुझे समझ में आता है ये बात कि हम कई बार ऐसे लगता है सर मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, या कहूँ कि सर बस ज़बरदस्ती घंटे के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, मन नहीं लगता है। उसमें आपकी गलती नहीं है। मेरे सम्मानित शिक्षक साथी मुझे क्षमा करेंगे, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में ऐसी बात आती है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप इससे असहमत भी हो सकते हैं, कि जो एक छोटा बच्चा जब जाता है ना पहली बार क्लास में, सब बराबर होते हैं, सब खुश होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जब टीचर की संख्या कम है और स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाती। तो मान लीजिए मुझे 2 इंटू 2 इज 4 करना नहीं आया, लेकिन जो मेरा साथी है उसको आ गया। अब संख्या क्योंकि ज़्यादा है तो टीचर जिसको आ गया उसकी पीठ पे शाबाशी देता है, वेरी गुड। और हम बार बार पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ बता दीजिए, मैडम बता दीजिए। हो सकता है स्कूल के शिक्षकों के पास शायद इतना समय नहीं रहा हो और वो आपको नहीं बता पाए। धीरे धीरे हम पीछे होना शुरू कर देते हैं, और फिर जब क्लास बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और हम बेसिक में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब हम डरते हैं क्वेश्चन पूछने से। कहीं टीचर ऐसा तो ना कह देंगे, कहीं गुरुजी ऐसे तो नहीं बोल देंगे। और कभी अगर उन्होंने आपको बोला भी होगा तो आप फिर डर से पीछे सिमट जाते हैं। अब जब हम घर पे किताबें खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये पढ़ क्यों नहीं रहा। जैसे मैं अभी अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाऊं तो मैं पूरी मूवी पूरी सुना सकता हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा, क्यों? मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, क्यों? तो टीन एज के बच्चे को पेरेंट्स डांटते भी हैं, गांव में पीटते भी हैं, लेकिन टीन एज का बच्चा नहीं बता पाया अपने पेरेंट्स को कि मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरा मेरा ध्यान इसमें नहीं लग रहा, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई हो जो मुझे ये समझा दे। दोस्तों, अगर इस तकलीफ से आप गुजरे हैं तो तैयारी करो, कहीं दूर किसी स्कूल में बैठा कोई विद्यार्थी आपकी राह देख रहा है कि एक ऐसे टीचर आएंगे जो मेरे हाथ से फावड़ा छुड़ा के और ये कलम थमा देंगे। तो बेसिकली अभी तक शिक्षक के हिस्से की गाली हम सब ने खाई है, चाहे वो आप हो, चाहे आपके जैसे सैकड़ों विद्यार्थी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ के आए हैं, कि वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट। और अगर ध्यान नहीं दिया गया है तो बच्चा धीरे धीरे सब्जेक्ट से दूर हो जाता है। तो बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कराना आप ही की जिम्मेवारी है। तो खूब अच्छे से सीखो, तभी अगली पीढ़ी को डिलीवर कर पाएंगे। तो याद रखना, अगर हमारा मोल कम है तो हमारा मोल बढ़ाओ, मोल बढ़ेगा तो घोलने लायक होंगे, वरना हमेशा घुलेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं? मोल हम निकालेंगे भार बटे अणुभार। अब यहां पर एक नई चीज सीखिए जी। क्या? देखो, पानी जो है ना, वाटर, हमेशा, ये हमेशा का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा मतलब, हमेशा भी मैंने सिखाया, हमेशा का मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा कभी भी। वाटर हमेशा सॉल्वेंट के रूप में उपयोग में आता है। यानी पानी की क्वांटिटी कम हो, उसके मोल कम हो, ज्यादा हो, पानी अगर कहीं आ गया है तो वो हमेशा कैसे रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। यानी कि वाटर को ही हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक। अगर ये कहीं है तो हर जगह विलायक के रूप में काम में आएगा। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और ये जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऐसा गुण क्यों है? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसका है ना बेटा, ये ग्रेड 1 वाले बच्चे ध्यान देंगे, ग्रेड 2 सुन ले, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इसको याद नहीं रखना है। परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, परावैद्युतिक स्थिरांक, ये बहुत ज्यादा होता है पानी के लिए, बहुत ज्यादा। इसीलिए पानी हमेशा किसके रूप में काम करता है? सॉल्वेंट के रूप में। तो अगर कहीं पर कोई पानी आ गया है तो हमें कंसीडर ही नहीं करना कि उसके मोल कम है या ज़्यादा है, हमेशा सॉल्वेंट ट्रीट करना है। अगर पानी के अलावा कोई दूसरा है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, साइक्लोहेक्सेन है, कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तो विलय या विलायक कौन होगा, ये मोल में मात्रा निकालकर तय करना है।
आई होप मेरे वर्ड्स आप तक पहुंच गए हैं। ओके जी, अगले पे चलें हम। अगले आ जाओ। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन कंपोनेंट यानी कि विलयन के घटक जो है ना, घटक, देखो उसको कैसे करते हैं। एक तरफ तो अपन ने सॉल्यूट लिया, एक तरफ अपन ने सॉल्वेंट लिया। ये तो है विलय और ये है जी विलायक। यहां देखो, अगर ये एक है, एक है, एक विलय लिया एक विलायक लिया, जैसे पानी विलायक हो गया और नमक विलय हो गया, तो दो, मैंने कहा इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, द्वि घटकीय विलयन। मान लो ये 3 हुआ, मान लो ये 4 हुआ, मान लो ये 5 हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, विलयन के घटक बढ़ रहे हैं तो याद रखना वो वास्तव में विलय बढ़ रहा है, विलायक हमेशा एक ही रहेगा। अगर 3 है तो 2 सॉल्यूट रहेंगे, एक सॉल्वेंट रहेगा। 4 है तो 3 सॉल्यूट रहेंगे, एक सॉल्वेंट रहेगा। 5 है तो 4 सॉल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। यानी सॉल्वेंट एक होगा और उसके अंदर सॉल्यूट जितने टाइप के डाले जाएंगे उतने सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहलाएंगे। हाँ बेटा, जैसे मान लो मैंने पानी के अंदर चीनी और नमक 2 डाल दिया, तो ये हो गया त्रि, यानी कि ट्राई कंपोनेंट, त्रिघटकीय। 2 विलय हो गए, एक विलायक हो गया। मान लीजिए इसी में मैंने धनिया, मिर्ची, काली मिर्च सब डाल दिया, तो मैं क्या बढ़ाता जा रहा हूं, सॉल्यूट, लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही है, पानी। आई थिंक आप तक मेरे वर्ड्स पहुंच गए हैं। तो जितने भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली सॉल्यूट बढ़ाता है, सॉल्वेंट तो एक ही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आगे फिर सीखेंगे, विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन का नेचर, उसकी प्रकृति, या उसको कहूं मैं फिजिकल उसकी स्टेट, भौतिक अवस्था, जो उसकी भौतिक अवस्था है, केवल विलायक की, विलायक कौन, जो ज्यादा मात्रा में है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट या नेचर से ही तय होता है। क्या कहना चाहते हैं जी? एक अच्छी चीज बताई, मान लीजिए मेरे पास विलायक जो है वो लिक्विड है, तो 100% विलयन भी लिक्विड होगा। इससे मतलब नहीं है कि सॉल्यूट जो था विलय वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, कोई फर्क नहीं। मान लीजिए मैंने कहा कि जो घोलता है जो ज्यादा मात्रा में वही विलायक है ना। मान लीजिए मैंने कहा कि विलायक ठोस है, तो तय हो गया विलयन भी ठोस है, चाहे अब विलय द्रव हो, ठोस हो, गैस हो। समझ पा रहे हैं? मैंने कहा मेरा विलायक गैस है, तो 100% विलयन की भी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, गैस। चाहे उसके अंदर सॉल्यूट गैस डालो, लिक्विड डालो, और या फिर आप डाल दें उसके अंदर सॉलिड। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे विलायक का फिजिकल स्टेट या उसका नेचर रहेगा, वैसा ही उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट या उसका नेचर रहेगा। देखो, एक चीज बहुत अंडररेटेड है, लेकिन मैं इसको कहता हूं कि ये पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो यहां से मैं आपसे बात करता हूं, एनसीईआरटी की एक टेबल है जो हमें छोड़ के नहीं जानी चाहिए। यहां मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, देखो जरा। यहां आपने देखा विलयन के प्रकार, विलय, विलायक, एग्जाम्पल। तो कई बार ग्रेड सेकंड वाले विशेष रूप से एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना सकता है बेटा, है ना। तो यहां हम देखेंगे, देखो विलायक अगर गैस है, ध्यान देना यहां से, इसको मैं इस कलर से चेंज कर देता हूं। विलायक अगर गैस है तो विलयन भी कैसा हो गया, गैस। अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि विलय गैस है कि द्रव है कि ठोस है। पहुंच रहे मेरे वर्ड्स? दोबारा देखो, विलायक अगर द्रव है फिर विलयन भी द्रव होगा, चाहे वो गैस उसमें विलय हो, चाहे द्रव विलय हो, चाहे ठोस विलय हो। विलायक अगर ठोस है तो तय हो गया कि विलयन भी ठोस होगा, चाहे विलय उसमें गैस हो, द्रव हो, ठोस हो। तो कई बार इस पर एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए
कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, इनमें से विलय कौन है, विलायक कौन है। तो ग्रेड 1 में तो इस तरह के प्रश्न संभावित नहीं है, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलें हम, आगे आ जाओ जी। आगे आ जाओ। अब हम यहां पर बात करना चाहते हैं विलयन की संगठन को, सॉरी, किसी भी विलयन के संगठन को, कंपोजिशन है ये, कंपोजिशन को सांद्रता के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा, कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कंसंट्रेशन से। किसको करते हैं? विलयन का कंपोजिशन क्या है, कितना विलय घुला हुआ है उस विलायक में, ये कौन बताएगा? सांद्रता। तो यहां से हमको अपना न्यूमेरिकल वाले पोर्शन का पहला कदम आगे बढ़ाना है। तो कितने प्रकार के सांद्रता पद हम पढ़ने वाले हैं हमारे पूरे सिलेबस में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोलैरिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा मोलरता, इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा फॉर्मेलिटी, इसको हिंदी में फॉर्मलता, इसको कैपिटल एफ से शो करते हैं, एफ। मान लीजिए मैंने कहा नॉर्मेलिटी, इसको नॉर्मलता, इसको कैपिटल एन से शो करते हैं। हाँ, हम लिखेंगे मोलैलिटी, मोललता। मोलैरिटी और मोलैलिटी दो अलग अलग चीज हैं बेटा, स्मॉल एम से शो करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, हाँ, इसको हम काई से शो कर लेते हैं। मैंने कहा इसकी जगह पे प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन, इसमें हमको प्रतिशत भार, भार यानी द्रव्यमान प्रतिशत जिसको वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, या आयतन प्रतिशत जिसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह से शो करते हैं। मुझे बात करनी है पीपीएम पर, मुझे बात करनी है पीपीबी पर। देखो ये हम कब काम में लेते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। जब कभी भी किसी विलायक में घुले हुए विलय की सांद्रता बहुत कम हो, जैसे एयर में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा, तो वो हम पीपीएम में शो करेंगे। पानी में अगर कोई पॉइजन घुला हुआ है तो हम पीपीबी में शो करते हैं। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़नी है, एक एक करके हम इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मोलैरिटी पर। मोलैरिटी, इसको बोलते हैं मोलरता, इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। मोलैरिटी क्या है समझो, विलयन के 1 लीटर आयतन में, हर वर्ड्स को ध्यान से सुनना, पेन छोड़ दीजिए एक बार, हाँ पहले सुनना है, सीखना है, फिर लिखना है। विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं। दोबारा से देखो, विलयन के, इसको अंडरलाइन करना है, विलयन पे बात हो रही है। 1 लीटर आयतन में, तो इसको भी अंडरलाइन कर लो कि आयतन की बात हो रही है। विलय के घुले हुए यानी उपस्थित मोल की संख्या मोलरता कहलाती है। दोबारा से देखो, क्या हमने कहा विलायक में, इसमें विलयन में। तो पहली बात तो मोलरता में किसकी चर्चा हो रही है बेटा? विलयन की चर्चा हो रही है।
भार में, किसमें, आयतन में, कितना आयतन, 1 लीटर। विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 m NaOH विलयन, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं 1 लीटर विलयन में NaOH के 1 मोल घुले हुए हैं। है बेटा, इसको पढ़ना आना चाहिए। देखो मैंने कहा 0.02, सपोज 0.020 m KOH का जलीय विलयन, मान लो जलीय विलयन, इसका मतलब क्या हुआ है, मैंने कहा मान लो 0.020 m KOH का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर विलयन में 0.020 मोल KOH के घुले हुए हैं। आई थिंक ये बात आपके पास समझ में आ गई। मैंने कहा मेरे पास 3 मोल यूरिया का जलीय विलयन है, 3m का, 3 मोलारिटी। यूरिया के जलीय विलयन की मोलारिटी कितनी है, 3। तो आपने अंदाजा लगाया, अच्छा सर आप कहना चाहते हो 1 लीटर विलयन में यूरिया के 3 मोल घुले हुए हैं। ठीक है क्या? अब मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन दिखाता हूं जो आगे मेरे अभी न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आएगा। मैंने कहा 2 मोल्स, या ऐसे बोलूं मैं 2m NaOH का जलीय विलयन मान लो। तो आपने क्या समझा कि सर 1 लीटर विलयन में NaOH के 2 मोल घुले हुए हैं। जैसे मान लो जरा, मैंने आपको कहा कि ये देखो, ये इसके अंदर आपको एक, मान लेते हैं ये जो बॉल है ये एक मोल है सपोज, तो मैंने कहा 1m KOH विलयन, 1 लीटर विलयन के, विलायक नहीं, 1 लीटर विलयन के आयतन में 1 मोल, देखो 1 बॉल दिख रही है ना यहां पर, 1 मोल KOH घुला हुआ है। आई थिंक क्लियर है आपके? ये विजुअलाइजेशन होगा तो आगे अभी जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन हल करने में बहुत मदद करते हैं। कोई फर्क नहीं कि आज से पहले मुझे समझ नहीं आता था, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके कंसेप्ट बनाते चलने और आगे फाइनल न्यूमेरिकल तक हमको पहुंचना है। देखो जरा आगे, हमको अब इस मोलैरिटी का फॉर्मूला डिजाइन करना है। तो हमने कहा मोलैरिटी का मतलब है जी विलय के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। इंग्लिश में बोलूं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए, लीटर में। पहला फॉर्मूला क्लियर है? आगे चलो, यहां से एक बात समझ में आएगी, मोल का अभी अभी मैंने फॉर्मूला सीखा था, ग्राम में भार डिवाइड बाय उसका मोलर द्रव्यमान। तो क्या मैं मोल को ऐसे लिख दूं, विलय का ग्राम में भार डिवाइड बाय विलय का मोलर विलय का मोलर द्रव्यमान। ये तो हो गया मोल इनटू 1 अपॉन आयतन को v लिख दूं क्या, लीटर में, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो हो गया मोल इनटू 1 अपॉन v, किसमें, लीटर में। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा हो तो क्या ऊपर 1000 कर दूं? बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, सुनो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। आई नो कि आप सबको आता है, पर बीइंग ए टीचर मेरी ड्यूटी बनती है एक बार ये मान के
कि आपको कुछ नहीं आता ना, मैं जीरो से सिखाऊं। तो दोबारा से देखो, 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर में ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको सीसी बोलते हैं, और 1 लीटर का मतलब है 1 DM क्यूब। इसको पकड़ के रखना, एनसीईआरटी इस पे लिखती है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वाले। तो बायोलॉजी वाला बच्चा डरे नहीं, क्या 1 लीटर का मतलब 1 DM क्यूब है, तो 1 लीटर 1000 ml के बराबर है। तो अगर ये मिलीलीटर में दे रखा हो तो क्या मैं ऊपर 1000 कर दूं? तो देखो फॉर्मूला क्या बना, मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाया, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार, भार डिवाइड बाय विलय का अणुभार, इसमें चल नहीं रहा है, इंटू 1000 कर दो ऊपर, कब? जब नीचे v किस में दे रखा हो, मिलीलीटर में दे रखा हो। विलय का ग्राम में भार डिवाइड बाय विलय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन v किस में हो, ml में हो। आगे आ जाओ, यहां से अब देखो एक चीज पकड़ना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इस आयतन को इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या विलय के मोल की संख्या आ गई? दोबारा से देखो, अगर मैं मोलरता को विलयन के आयतन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना बेटा, तो m इंटू वी, तो क्या विलय के मोल की संख्या आ गई? तो मैंने एक फॉर्मूला इससे बना लिया, क्या? विलय के मोल इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और ये दोनों ही किसके होने चाहिए? सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की मोलरता और विलयन का ही आयतन। तो m इंटू वी से विलय के मोल आ गए। इसका आगे अभी पाला पड़ने वाला है अपने से, पिछली बार, हाँ पिछली बार के ग्रेड सेकंड का एक क्वेश्चन है जो भी कराऊंगा मैं यहीं पर, देखना जरा। एक क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ पूछता है आपसे, ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सामर्थ्य या स्ट्रेंथ पूछता है। तो देखो, अगर मैं इस मोलर द्रव्यमान को इस मोलरता से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से देखो, पेन छोड़ दो बेटा एक बार, ऊपर देखो, विलय का मोलर द्रव्यमान इस मोलरता से मल्टीप्लाई हो जाए तो इधर ग्राम में भार डिवाइड बाय लीटर में आयतन, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आ जाती है। तो हम ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्या? विलयन का सामर्थ्य, सामर्थ्य, मुझे क्षमा करेंगे हिंदी मीडियम वाले अगर मैंने ये गलत लिखा है, तो इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में निकालते हैं हम हमेशा? ग्राम पर लीटर में। कैसे निकालेंगे? मैंने सिखा भी, देखो क्या करेंगे, इस मोलर द्रव्यमान को इस मोलरता से गुणा कर दूं तो ग्राम प्रति लीटर में आपका सामर्थ्य आ गया। तो हम लिखेंगे मोलैरिटी इंटू विलय का मोलर द्रव्यमान, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम इन्हीं फार्मूले का यूज करते हुए कुछ नए फार्मूले बना रहे हैं ताकि वो पेपर को कैसे भी घुमा ले, हमारा बच्चा उस पेपर में आराम से कंपीट करके आए। ये ना हो कि उसको हमने फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाया। तो देखो, बेसिक जो फॉर्मूले हैं इसी में हमने 2 नए फार्मूले निकाल लिए। आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब कुछ नए फार्मूले। अगर मुझे क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा हो, सपोज मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो मोलैरिटी का एक फार्मूला ये भी आएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइड बाय विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। देखो आयतन तो था ही नीचे, भार बटे अणुभार या जो मोलर द्रव्यमान है और आयतन, परसेंटेज 100 में निकालते हैं। तो अभी अगर मिलीलीटर में था तो ऊपर 1000 नीचे 100, तो कट के कितना आएगा? 10। तो हम सीधा एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कोई आंकड़ा दे रखा हो, कोई डाटा दे रखा हो और मोलैरिटी पूछी हो, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं। जो सबसे ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है उसको सीखो। अगर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा हो, अभी मैं सिखाऊंगा, और डेंसिटी घनत्व दे रखा हो ग्राम प्रति ml में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और आप विलय का मोलर द्रव्यमान लिखो। ये फार्मूला बहुत काम में आता है
और ये बहुत न्यूमेरिकल्स बनाता है। आरपीएससी इस समय मोलारिटी के जो फॉर्मूले पूछ रही है, अभी मैं आपको कराऊंगा, चाहे ग्रेड 1 के क्वेश्चन ले लो, चाहे एपी के क्वेश्चन ले लो, इस पर प्रश्न बने हैं। तो ग्रेड सेकंड वालों को सीखना चाहिए कि अगले प्रश्न की संभावना मोलरता पर इस तरह की बन सकती है। समझो बेटा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो पूछ चुका ना बेटा, जैसे सिलेबस में है मोलरता, तो क्या सालों साल वो एक ही टाइप के क्वेश्चन मोलरता पे पूछेगा? नहीं, चेंज करेगा ना। तो वो जैसे जैसे चेंज करे उससे पहले अपन अपडेट हो जाते हैं। तो हम आरपीएससी से पहले तैयार मिलेंगे और इसके बाद तो सभी पढ़ाएंगे, फिर तो पूरा राजस्थान इसको पढ़ेगा। अभी देखो, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको मैं दूसरे पेन से शो करूं। ये क्या है जी? भार प्रतिशत, मास परसेंटेज कहते हैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। और ये क्या है? विलयन का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और घनत्व किस में होना चाहिए? ग्राम प्रति एमएल में होना चाहिए। और विलय का क्या होना चाहिए? मोलर द्रव्यमान। तो जैसे देखो, अब जरा इन पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, इस पर आओ आप। इसमें और आ जाओ। न्यूमेरिकल कराना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी को बेस बना के तैयारी करो, फिर एडवांस लेवल पे लेके जाओ। पहले एनसीईआरटी पे कंसेप्ट क्लियर करो और फिर इसको एडवांस लेवल पे लेके जाओ। इसमें एक न्यूमेरिकल है जिसमें अभी आप देखेंगे, देखो जरा ये देखिए जरा, यहां देखो बेटा, आई होप आपको दिख रहा है। देखो जरा, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान का मतलब परसेंटेज वेट, नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। 68%, तो वेट बाय वेट आपको दे दिया 68%। मैंने फॉर्मूला लिखा 68, यहां नहीं चल रहा, यहां लिखता हूं, तो मटो। वेट बाय वेट दे रखा है 68 द्रव्यमान की दृष्टि से, इसलिए मुझे समझ में आया कि 68 दे रखा है। क्या इसमें ग्राम प्रति एमएल में घनत्व है? विलयन का घनत्व 1.504, 1.504, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 डिवाइड बाय विलय का मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रिक एसिड है HNO3, HNO3 का मोलर द्रव्यमान 1, 14, 16, 16, 16, 3 बार, तो ये कितना आता है जी? 63। तो सिंपल अगर मैं इसको फॉर्मूले में रख दूं तो मेरा क्वेश्चन हो गया। एंड ट्रस्ट मी, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम बात करेंगे, ग्रेड 1 में पूछ लिए, एपी में पूछ लिया। तो हमको क्या करना है बेटा, बेस से स्टार्ट करो, अपना कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल तैयार करो और उसके बाद कॉन्फिडेंस फील करो। तो हम क्या करेंगे, जैसा ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे सुनेंगे, कोई भी कंसेप्ट, जो बच्चा नया जुड़ रहा है, हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसी तरह के कंसेप्ट के पीवाईक्यूज, और फिर उसी कंसेप्ट पर आपको कंसेप्ट लर्निंग एक्सरसाइज सीएलई हमने बना के तैयार की है। तब हम कहेंगे कि हमारा कंसेप्ट मजबूत हो गया। अब उस तरह के कंसेप्ट पर कैसा भी पीएससी घुमा के क्वेश्चन बना ले, हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हम आराम से करके आएंगे। से यस, यही तो सीखने आए हो यहाँ पर। हाँ, तो पूरी ताकत सीखने में लगाओ, लिखने उतारने में नहीं। ये तो आराम से इसके बाद भी कहीं नहीं जाएगा, आप उतार लेंगे। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट पर आ जाइए, आगे आ जाओ जी। मोलैरिटी के अभी जो हमने फार्मूले बनाए, इन फार्मूले पे अब हम कुछ पीवाईक्यूज करना चाह रहे हैं।
तो एक बार हम PYQs पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख रहा है, हाँ, पहला क्वेश्चन है यूरिया का, ये सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है, यूरिया का 2 इंटू 10 की पावर -3m सांद्रता यानी कि मोलैरिटी दे दी, मोलरता दे दी, और आयतन दे दिया विलियन का, और ग्राम में मात्रा पूछ ली। ऑप्शन में देखो ग्राम में मात्रा, तो मोलरता का फॉर्मूला अपन ने क्या बनाया था, हमने बनाया था मोलरता बराबर विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार डिवाइड बाय विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन अगर मिलीलीटर में दे रखा हो। तो यहां देखो मोलरता तो कितनी दे रखी है बेटा, 2 इंटू 10 की पावर -3, विलय का ग्राम में भार पूछा है इसने, x मान लो, विलय का मोलर द्रव्यमान, यूरिया का मोलर द्रव्यमान हमने निकाला था 60, तो हम निकाल देंगे 60, ये जोड़ देंगे ना हम, 2 + 14 + 12 + 16 + 14 + 2, जैसे हम निकालते हैं तो ये आ गया 60 इंटू 1000, और यहां देखो मिलीलीटर में कितना आयतन है 200। अगर मुझे फॉर्मूला आता है, अगर मुझे फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करनी आ गई है, तो बस कॉन्फिडेंस रखो हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज से पहले नहीं आता था, कोई फर्क नहीं, अब आना चाहिए, क्योंकि अब बाकियों को आ गया तो मुझे भी आना चाहिए। एग्जाम के टेबल पर पहुंचने से पहले पहले मुझे सब आ जाए, उस दिन मुझे आना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज से पहले इसको जानता था कि नहीं जानता था, अब सीख लेंगे। तो यहां देखो मोलरता रखी, भार मुझसे पूछ लिया, x मान लिया, अणुभार दे रखा है और आयतन दे रखा है, मैंने इसको फॉर्मूले में रखा, ये हम इसको काट दिया और ये यहां पर चला जाएगा। तो क्या मैं इसको 24 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, यानी कि थर्ड ऑप्शन देखो बायोलॉजी वाले बच्चे, -3 का मतलब 3 बिंदी, 1 2 3 जीरो लगा के आगे, तो 0.024 ग्राम। चलें आगे, आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, सॉरी अगला क्वेश्चन, ये आइए अगले क्वेश्चन पे, दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जी कि किसी पदार्थ के 1 मोल में इतनी स्पीशीज होती है, हमें पता है 1 मोल का मतलब अवगाद्रो संख्या के बराबर। अब उसने कहा कि साहब ये तो रही आपकी मोलैरिटी और ये रहा आपका आयतन, ये भी ग्रेड सेकंड का बिफोर लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और उसमें H2SO4 अणुओं की संख्या पूछ ली। तो पहले तो मैं इसमें मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, मोल निकाल लूं। मुझे मोल का एक फॉर्मूला सिखाया था, मोल इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, सिखाया था ना बेटा अभी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल डिवाइड बाय विलियन का आयतन। तो अगर मैं आयतन को मोलरता से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल आ जाए। तो यहां देखो मोलरता कितनी दे रखी है 0.02, मैंने लिखा 0.02, आयतन तो ml, आयतन किस में लेते हैं लीटर में, तो ये मैंने 100 डिवाइड बाय 1000। बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, लेकिन मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है क्या, आई नो ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन एक बार दोहराने में कोई हर्ज नहीं है, जिनको नहीं आती वो सीख लेंगे। तो यहाँ देखो m इंटू वी आ गया, तो मैंने ये 2 से 2 काट दी, तो ये कितना आ गया 0.002, ये मोल आ गए। ठीक है, उसने क्या पूछा है जी, अणुओं की संख्या, और क्वेश्चन में खुद ही दे रहा है, देखो 1 मोल में इतने अणु होते हैं, अगर 1 मोल में इतने हैं तो 0.002 मोल में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अणुओं की संख्या अगर निकालनी हो, अणु इज इक्वल्स टू जितने मोल हैं
0.002 इंटू अवगुद्र संख्या जो उसने दे रखी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 6 टू 12 12 हो गए और 1 2 3 तो 10 की पावर 20। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको चीज समझ में आ रही है। पहले बेसिक तैयार करो, फॉर्मूले याद करो, कंसेप्ट बनाओ, फिर उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। देखो जब तक कंसेप्ट अच्छा नहीं बनेगा तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक बार मुझे समझ में आ गया कि मोलरता का मतलब है विलेय के मोल डिवाइड बाय विलियन का आयतन लीटर में। तो अगर मुझे मोल निकालने हैं तो इस आयतन को इस मोलरता से मल्टीप्लाई कर दूं। वही फॉर्मूला हमने यहां लगाया। मोल अगर आ गए तो मोल को अवगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, अणुओं की संख्या आ गई। जितने मोल आपके बने उसको अवगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? आगे चले, हम आगे आ जाइए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, मोलैरिटी पूछी है, 4 ग्राम NaOH विलेय का ग्राम में भार दे दिया और 250 ml ऑफ सॉल्यूशन विलियन का आयतन दे दिया। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? विलेय का ग्राम में भार, विलेय का अणुभार NaOH का देखो 23, 16, 1 40 हो गया क्या? विलेय का अणुभार इनटू, क्या ये मिलीलीटर में है? हाँ जी। तो फॉर्मूला याद रखो, ऊपर हमको 1000 लिखना है और नीचे विलियन का आयतन 250। सीखा था ना? विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार इनटू 1000 अपॉन विलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो सिंपल सा इसको हमने रख दिया और इससे इसको काट दिया तो 0.4 आ गया। तो क्या मैं फोर्थ ऑप्शन टिक कर दूंगा? बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। हालांकि अब इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना कम हो गई है। तो हम आगे चलते हैं, फिर आ जाएं आगे हम। यस, अभी जो मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, एपी में भी बन रहे हैं, ग्रेड 1 में भी बन रहे हैं। पकड़ो बेटा बात को, क्या ये परसेंटेज वेट बाय वेट है? क्या ये द्रव्यमान या भार प्रतिशत है ना? तो यहां पर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया। क्या ये घनत्व है ग्राम पर ml में विलियन का? और मोलरिटी पूछ ली। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू घनत्व होना चाहिए ग्राम पर ml में इनटू 10 डिवाइड बाय इस जो भी विलेय दे रखा है इसका अणुभार, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान या अणुभार रख दो फॉर्मूले में। परसेंटेज है 98, घनत्व दे रखा है 1.84 इंटू 10 और H2SO4 का 2 अणुभार निकालते हैं 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो ये 64 हो गया। ये हो गया 98, इससे ये कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 18.4। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप तक मेरे वर्ड्स पहुंच रहे हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिस पर हम रुक जाएं। तो जो बायोलॉजी वाला बच्चा न्यूमेरिकल देख के डरता है उन्हीं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल ही अपनी जान बनाओ। ताकि मेरा टारगेट है, हमारा टारगेट है कि 40 में से 39 क्वेश्चन हम सही करके आए। हम पूरे 40 करेंगे। मान लीजिए गोविंद ना करे कोई एक प्रश्न ऐसा रहा जो बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट से आया, तो मैं 39 क्वेश्चन करने की संभावना रखूं ग्रेड सेकंड में। तब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सिलेक्शन पा सकता हूं। इसी तरह से ग्रेड 1 में जब हम आए या ग्रेड सेकंड में, तो हम उम्मीद करें कि न्यूमेरिकल बना के दे, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो फिर से दोहराता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज से पहले आपको नहीं आता था, फर्क अब पड़ता है कि अब मुझे आना चाहिए। चले आगे। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलैरिटी दे रखी है, विलियन का आयतन दे दिया, ग्राम में भार। सिंपल क्वेश्चन है। मोलैरिटी दे दी 5, यहां रखो 5, ग्राम में भार मुझसे पूछ लिया x। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। H2SO4 का भी निकाला था 98। आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 और मिलीलीटर का कर दिया 200। तो यहां से x निकाल लूंगा। बोलो, ये 200 से गया 5 बार, 5 से 5 काट दिया तो x कितना आ गया 98। बायोलॉजी वाले बच्चे घबराना नहीं है, मैंने यहां सीधा सीधा काट दिया है।
आप चाहें तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी 200 से 1000 गया 5 बार, फिर इस 5 को नीचे ले जाना बेटा, तो ये 5 से 5 एक बार कट गया और ये 98 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो x का मान कितना आता है 98 ग्राम। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी कंसेप्ट बनाते चलो, न्यूमेरिकल करते चलो। अगले पर आ जाओ। ये सब ग्रेड 1 एआईपी के क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर वापस वैसा ही क्वेश्चन है, देखो 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ग्रेड 1 में भी हुआ है, एपी में भी हुआ है। तो ग्रेड 2 वाले बच्चे होशियार, सुनो, यहीं से तो अंदाजा लगता है कैसे एक टीचर इतना कॉन्फिडेंट है कि पेपर कॉपी से बनेगा, कैसे हम कहते हैं कि कॉपी के बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह के पेपर का नेचर आरपीएससी साल दर साल लेके जा रही है, हम उसी हिसाब से स्टूडेंट के साथ मेहनत करते हैं। तो अगर हम मिलके मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे। देखो अब आगे वापस इसने वही दे रखा है, द्रव्यमान वाला 37% बाय मास। तो मेरा फॉर्मूला मोलारिटी का वेट बाय वेट 37, घनत्व दे रखा है क्या है 1.18 ग्राम पर एमएल इंटू 10 डिवाइड बाय किसका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का कितना होता है 37.5। देखो HCl में H का हो गया 1, Cl का हो गया 35.5, तो 36.5 हो गया। तो हमने लिखा 36.5। अब देखो इसको कैसे काटते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे। 36.5 और 37 मान लिया मैंने रफली बराबर, तो मैंने काट दिया। तो सिंपल 1.18 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 11.8, लगभग 11.8 के आसपास आंसर आ रहा होगा। क्योंकि 36.5 से 37 एक से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 11.8 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला आंसर, तो 12 वाला आंसर। आई होप आपको क्लियर है ये चीज़ें। तो जब हम न्यूमेरिकल करें तब हम फॉर्मूला एग्जैक्ट लगाएं, और उसके बाद फिर हम इस पे क्या करना चाहते हैं कि जब हम कैलकुलेशन करें तो अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन भी आपके पास आनी चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आगे चलें, हम आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, अब ये अगला क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल का है, तो हम इसको एडवांस लेवल से सीखेंगे। तो यहाँ तक जो हमने सीखा आज तक वो रहा विलयन क्या है, विलय विलायक कैसे देखते हैं। फिर उसके बाद हम इस पर आ गए कि हम सांद्रता टर्म्स को कैसे देखें। पहली सांद्रता टर्म हमने मोलरता पे बात करी, और मोलरता पे बात करने के बाद अब हम उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। एडवांस लेवल पे हम बात करें एक बार, तो हम आपसे कहना चाहते हैं, देखो जरा, मोलैरिटी जो है ना बेटा, ये तापमान पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से मोलरता भी परिवर्तित होती है। हमारा मोलरता का फॉर्मूला क्या था कि मोलैरिटी का मतलब था विलय के मोल, विलय के मोल और डिवाइड बाय विलयन का आयतन, यही था ना। ठीक है, तो इसका मतलब मोलरता और इस आयतन के बीच में संबंध कैसा हो गया है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, अगर वॉल्यूम घटेगा तो मोलरता बढ़ेगी। यही कंसेप्ट है। अब इसको टेम्परेचर से सीखो। तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, यानी आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट समझना, एक लेवल एडवांस की क्लास है ये, तो कलम छोड़ दो और सीखो कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ग्राफ का पूछता है कि मोलैरिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। तो हमने देखा तापमान बढ़ा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो आयतन बढ़ा, और आयतन का मोलरता से विपरीत संबंध है, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। इसका मतलब तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ा और मोलरता घटी, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे मोलरता घटनी चाहिए। ठीक बात। अब इंपॉर्टेंट समझो, यहां से क्वेश्चन बनेगा, पानी के लिए यह सत्य नहीं है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पानी के लिए मैं इस ग्राफ को डिस्कार्ड कर देता हूं, ये सही नहीं है। क्यों? पानी में देखो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर, कोई भी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का घनत्व बढ़ता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? घनत्व का फॉर्मूला आपने लिखा मास बाय वॉल्यूम। आयतन और घनत्व एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व बढ़ा तो आयतन घटा। उल्टा करो, 4 से ज़्यादा घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा। दोबारा से सुनो, पानी एक विशेष कैरेक्टर रखता है। पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब वॉल्यूम, देखो आयतन से व्युत्क्रमानुपाती है, वॉल्यूम घट गया। और 4 से ज़्यादा मैं टेम्परेचर पे जाऊंगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसको मोलरता से जोड़ो। वॉल्यूम और मोलरता एक दूसरे के विपरीत हैं। वॉल्यूम घटा, मोलरता बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा, मोलरता घटी। पकड़ा क्या? तो पानी के लिए अगर ये ग्राफ मुझसे पूछता तो मैं क्या कहता? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर मोलरता बढ़ेगी और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरता घटेगी। यानी कि पहले मोलरता तापमान के साथ बढ़ी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हुई और उसके बाद घटी, और इस तरह से ग्राफ चलेगा। और यही क्वेश्चन एनटीए बना चुका है। तो सावधान, जब भी कोई अच्छा पेपर सेटर होता है ना बेटा, वो रेफरेंस लेता है कि मैं कौन से क्वेश्चन कहाँ टच कर रहे हैं इस समय, वहां देखूं। अगर एनटीए ने ऐसा पेपर बना दिया है तो हो सकता है किसी भी दिन ये पेपर ग्रेड 1 एपी या ग्रेड 2 में उतर के आए। तो जो क्वेश्चन हम आपको कराना चाह रहे हैं वो यहाँ देखो। ये कह रहा है x ग्राम NaCl पानी में ऐड किया बीकर में, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रेज हुआ 1 डिग्री से 25 डिग्री। एक बार भूल जाओ इसको कि इंग्लिश मीडियम का है, अपने तो अपने पकड़ो इसको कि ये हमारा क्वेश्चन है। उसने तापमान बढ़ाया 1 डिग्री से 25 डिग्री। किसका बढ़ाया? पानी। और पूछ रहा है मोलैरिटी का टेम्परेचर के साथ कर्व बता दो। तो हम यहां पर बात कर लेंगे कि भैया ये देखो, रुको ना भाई, यहां देखो कर्व आओ। क्या ये कर्व आएगा? तापमान बढ़ने से मोलरता घटेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी में ऐसा नहीं होता। पानी में कैसा होता है? पहले आप ये देखो, पहले यहां देखो, ये देखो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले मोलरता बढ़ी, उसके बाद तापमान बढ़ाने पे घटी। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो क्या? एक लेवल एडवांस पढ़ा हमने, पहले कंसेप्ट सीखा, बेसिक बनाया, फिर एक लेवल एडवांस। तो ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा। मीठा मीठा पढ़ने से अब जो आरपीएससी का पेपर का नेचर है वो तो क्लियर नहीं होगा। तो भारी नहीं करना है, इजी। टेम्परेचर बढ़ा, अपने क्वेश्चन मोलरिटी का हमने किया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं, अभी ऐप पर काम चल रहा है, एनके सर केमिस्ट्री के नाम से ऐप तैयार हो रहा है, कुछ ही दिनों में आपके बीच में आएगा। उसके बाद ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों की केमिस्ट्री की क्लासेस ऑफलाइन बच्चों के साथ ऑनलाइन भी मिलेगी। जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वही आपके पास जाएगी, आप उसको कितनी भी बार देख सकते हैं। कोशिश करेंगे 2 साल की उसकी हम वैलिडिटी रखते हैं। और ये जो हमने क्लास में किया इसकी भी हम PDF बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। आई होप आप तक चीज़ें मेरी पहुंच गई हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे मिलते हैं। क्लियर?